प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत इमैनुअल दुर्खिम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको इमैनुअल दुर्खिम की लाइफ स्केच और सामाजिक तथ्यों के प्रारंभिक परिचय के बारे में आपके साथ बात की थी। उसी क्रम में हम लोग पिछली क्लासेज में की गई बात को संक्षिप्त में दोहराते हुए सामाजिक तथ्यों को आगे बढ़ाते हुए आज आपके साथ बात करेंगे। जैसा कि पिछली क्लासेज में आपको बताया गया था कि इमैनुअल दुर्खिम जो है एक फ्रेंच दार्शनिक है और समाजशास्त्र में जब से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर अब तक इमैनुअल दुर्खिम को उन समाजशास्त्रियों की श्रेणी में खड़ा किया जाता है जिनकी यह मान्यता रही है कि सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिए। कॉन्ट की विचारधारा को आगे बढ़ाने में इमैनुअल दुर्खिम का अपना बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि कॉन्ट जो है प्रत्यक्षवादी थे और उन्होंने जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी 1838 में, वहां पर उनकी ऐसी मान्यता रही थी कि अन्य विज्ञानों की भांति या अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र को भी उस श्रेणी में खड़ा किया जाना चाहिए ताकि उसको भी वैज्ञानिक स्तर पर मान्यता मिल सके। उसी क्रम में उन्होंने सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया और एक वैज्ञानिक सोच सामाजिक घटनाओं को देखने की प्रस्तुत की। उसी दृष्टि से इमैनुअल दुर्खिम को समाजशास्त्र में ऑगस्ट कॉम्टे का एक प्रतिनिधि माना जाता है, एक उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि इमैनुअल दुर्खिम उस विचारधारा के समाजशास्त्रियों में शामिल किए जाते हैं। जैसा कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति से लेकर अब तक समाजशास्त्र में दो समूह बने हुए हैं। एक समूह वह है जिस समूह की यह मान्यता है कि व्यक्ति के कारण समाज का अस्तित्व है, जबकि दूसरा समूह है समाजशास्त्रियों का जो यह मानता है कि समाज के कारण व्यक्ति का अस्तित्व है। इमैनुअल दुर्खिम उस विचारधारा के समर्थक हैं जो ये मानते हैं कि समाज बड़ा है, व्यक्ति छोटा है, यानी कि समाज के कारण व्यक्ति का अस्तित्व है, ना कि व्यक्ति के कारण समाज का अस्तित्व है। समाज है इसीलिए व्यक्ति है, समाज नहीं है तो उसमें व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस विचारधारा के या इस मान्यता के समर्थक इमैनुअल दुर्खिम माने गए। उसी क्रम में हमने इमैनुअल दुर्खिम के द्वारा जो कृतियां रचित की गई थी, उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में बात की थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, जिसमें उन्होंने समाज में श्रम विभाजन का बड़ा विस्तार से उल्लेख किया है। दूसरी उनकी कृति थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895, समाजशास्त्रीय पद्धतियों के नियम, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से सामाजिक तथ्यों सामाजिक प्रतिनिधान की बात की है। एक और उनकी कृति थी जो कि विश्वविख्यात हुई द सुसाइड, आत्महत्या, जो कि 1897 में उन्होंने प्रस्तुत की थी। एक अन्य जो उनकी कृति है वह है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, जिसमें उन्होंने जो है धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूपों की चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी के द्वारा जो उनकी कृतियां प्रस्तुत की गई उनमें सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी है और मॉरल एजुकेशन है। ये इमैनुअल दुर्खिम के लाइफ स्केच के बारे में हमने बात की थी। उसके पश्चात उनके जो महत्वपूर्ण योगदान है जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है वो है सामाजिक तथ्यों की अवधारणा। उसके बारे में हम लोग पिछली क्लासेज में बात कर रहे थे। सामाजिक तथ्यों के बारे में दुर्खिम की यह मान्यता है कि दुर्खिम का यह कहना है कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य है। दुर्खिम बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि समाजशास्त्र की जो मुख्य अध्ययन वस्तु है वह सामाजिक तथ्य है। दुर्खिम का स्पष्ट कहना है कि समाजशास्त्र समस्त मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र की वास्तविक अध्ययन वस्तु है। यानी कि उनका स्पष्ट कहना है कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति की गई है या समाजशास्त्र की विषय वस्तु है या समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है वो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक तथ्य। इर्द गिर्द की बातों पर ध्यान न देकर
एक सामाजिक वैज्ञानिक को, समाजशास्त्री को सामाजिक तथ्यों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। दुर्खिम की यह मान्यता है कि समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के कारणों के पीछे अगर हम जाएं तो दुर्खिम की ऐसी स्पष्ट मान्यता है कि वो कोई भौगोलिक कारण नहीं है, वो कोई आर्थिक कारण नहीं है, वो कोई राजनीतिक कारण नहीं है, बल्कि सामाजिक घटनाओं के पीछे जो कारण छुपे हुए हैं वो समाज में ही निहित है। इसलिए हम लोग सामाजिक घटनाओं को सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, न कि इर्द गिर्द उन घटनाओं के पीछे कारणों को हम लोग ढूंढने की कोशिश करें। उसी क्रम में दुर्खिम का यह कहना था सामाजिक तथ्यों के बारे में कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए। दुर्खिम का यह स्पष्ट कहना है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए, और वस्तुओं और सामाजिक तथ्यों में जो अंतर है वह यह है, दुर्खिम का कहना है कि वस्तु तो क्या होते हैं कि जड़ होते हैं, स्थिर होते हैं, जबकि सामाजिक तथ्य गतिशील होते हैं, उनमें समय के साथ परिवर्तनशील आता है। क्योंकि सामाजिक तथ्यों की प्रकृति ऐसी प्रकृति है क्योंकि वे समाज में विद्यमान होते हैं, और जो सामाजिक घटनाएं होती हैं वे समय के साथ, परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदलती रहती है। इसलिए सामाजिक तथ्य वस्तुओं के समान तो हैं, लेकिन वस्तुओं के जैसे स्थिर या जड़ नहीं है, बल्कि सामाजिक तथ्य परिवर्तनशील है, प्रगतिशील है। क्यों? क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति परिवर्तनशील है, और सामाजिक घटनाओं की प्रकृति परिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि सामाजिक घटनाएं मानव से संबंधित होती हैं, व्यक्तियों से संबंधित होती हैं, और मानव का या व्यक्ति का स्वभाव कभी भी स्थिर या जड़ नहीं होता है। समय के साथ, परिस्थितियों के साथ मानवीय स्वभाव, मानवीय संबंध परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए सामाजिक तथ्य भी समय के साथ, परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदलते रहते हैं। इसलिए सामाजिक तथ्य और वस्तुओं में उन्होंने जो अंतर बताया, वो इसमें बताया कि सामाजिक तथ्य परिवर्तनशील होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, समय के साथ उनमें परिवर्तन होता रहता है, जबकि वस्तुएं जड़ होती हैं। उन्होंने सामाजिक तथ्यों को वस्तु इसलिए करार दिया क्योंकि उनका कहना था, सामाजिक तथ्यों की परिभाषा में जैसा कि उन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्य हमारे सोचने, विचारने, अनुभव करने और कार्य करने के वे तरीके हैं जो कि अवलोकनीय है, जो कि निरीक्षणीय है। दुर्खिम ने कहा कि वस्तु तथ्यों को, सामाजिक तथ्यों को वस्तु इसलिए समझना चाहिए क्योंकि वस्तुओं को देखा जा सकता है। और उन्होंने जो परिभाषा दी है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति के कार्य करने, सोचने, विचारने, अनुभव करने के वे तरीके हैं जो कि अवलोकनीय है, जिनको कि देखा जा सकता है, जिनका कि निरीक्षण किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य वस्तुनिष्ठ होते हैं, सामाजिक तथ्य परीक्षणीय होते हैं, सामाजिक तथ्य अवलोकनीय होते हैं। सामाजिक तथ्यों को देखा जा सकता है, उनका परीक्षण किया जा सकता है, उनका अवलोकन किया जा सकता है, उनका निरीक्षण किया जा सकता है। इसलिए अपनी परिभाषा में कहते थे कि सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं, जो कि व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता है। हम बात कर रहे थे सामाजिक तथ्यों की परिभाषा, तो उन्होंने दे दी कि सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप में संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि यह तो स्पष्ट हो ही चुका, दुर्खिम ने कह ही दिया कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति के सोचने, विचारने, अनुभव करने, कार्य करने के वे तरीके हैं जो कि अवलोकनीय है, जो कि परीक्षणीय है, जो कि निरीक्षणीय है, जिनको देखा जा सकता है, जिनका परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने बताया कि सामाजिक तत्वों में एक विशेष प्रकार का गुण होता है, और सामाजिक तथ्यों में जो विशेष प्रकार का गुण होता है क्या होता है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर एक विशेष प्रकार का व्यवहार डालने के लिए व्यक्ति को बाध्य करते हैं। यानी कि दो विशेषताएं उन्होंने बताई थी सामाजिक तथ्यों की। विशेषताओं की बात करें कि सामाजिक तथ्यों की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है सामाजिक तथ्यों की बाह्यता, और सामाजिक तथ्यों की दूसरी विशेषता है बाध्य। बाह्यता से तात्पर्य है कि जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में सामूहिक प्रतिनिधान की बात कर रहे थे, सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान, इससे तात्पर्य यह है कि समाज में कुछ सामाजिक नियम होते हैं, कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं, कुछ सामाजिक प्रतिमान होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं। समाज में अनेक प्रकार के सामाजिक नियम होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, सामाजिक प्रतिमान होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं। हाँ, बनाए वो किसी समाज के लोगों के द्वारा ही,
जो समाज के नियम है, सामाजिक प्रतिमान है, सामाजिक मूल्य है, सामाजिक मानदंड है, जिनको लोग सामूहिक प्रतिनिधान या सामूहिक प्रतिनिधित्व कह सकते हैं, वो बनाए तो समाज के कुछ लोगों के द्वारा ही है, लेकिन वो उन सामूहिक प्रतिनिधानों का निर्माण होने के पश्चात वो किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं रह जाते हैं, बल्कि वो पूरे समूह के नियम हो जाते हैं, पूरे समूह के मानदंड हो जाते हैं, पूरे समाज के नियम बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्यों की विशेषता की उनमें बाध्यता होती है। फिर दोहरा दें, बनाए हुए समाज के लोगों के ही द्वारा ही है, लेकिन एक बार सामाजिक तथ्यों का निर्माण हो जाने के पश्चात, सामूहिक प्रतिनिधान निर्माण हो जाने के पश्चात वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं रहते, बल्कि वो पूरे समाज के हो जाते हैं। और जब सामाजिक तथ्य निर्मित हो जाते हैं, सामाजिक नियम समाज का सामूहिक प्रतिनिधान समाज के द्वारा निर्मित हो जाते हैं, तो वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं रहते, बल्कि पूरे समाज के हो जाते हैं। और वे सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक प्रतिनिधान या सामाजिक नियम या सामाजिक मूल्य व्यक्ति पर एक विशेष प्रकार का व्यवहार डालने के लिए बाध्य करते हैं। बाह्यता से तात्पर्य वो सामाजिक नियम, वो सामाजिक मूल्य, वो सामूहिक प्रतिनिधित्व, वो सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति विशेष के नहीं है, पूरे समाज के हैं। जैसा कि पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक नियम अगर वो समाज सम्मत है, सामाजिक नियमों के अनुकूल है, तो व्यक्ति उन व्यवहारों को कर सकता है। लेकिन व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार समूह की इच्छा को दरकिनार करके कोई विशेष प्रकार का व्यवहार करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सामाजिक तथ्यों के द्वारा सामाजिक तथ्य व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। तो बाह्यता से तात्पर्य सामाजिक जो तथ्य होते हैं वो व्यक्ति के नहीं होते हैं, समाज के होते हैं। ठीक है, व्यक्ति चाहकर अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता, क्योंकि समाज के जो नियम है उसको एक व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करने की इजाजत नहीं देते। तो पहली विशेषता क्या बताई? सामाजिक तथ्यों की पहली विशेषता में बाह्यता का गुण होता है। ठीक है, व्यक्ति के स्वयं के नहीं होते, पूरे समूह के होते हैं। दूसरी विशेषता बताते हैं बाध्यता का गुण नहीं होता है। जैसे कि बात करते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपने ढंग से कोई विशेष प्रकार का व्यवहार करना चाहे वो नहीं कर सकता, क्योंकि समाज ने सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जैसा कि उसको सिखाया जाता है कि व्यक्ति को समाज सम्मत व्यवहार ही करने हैं। व्यक्ति वही व्यवहार कर सकता है जिन व्यवहारों की समाज अनुमति देता है। ठीक है, व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता, क्योंकि समाज के नियमों का, सामूहिक प्रतिनिधानों का, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक नियमों का व्यक्ति पर एक दबाव होता है। उस दबाव के वशीभूत होकर वो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का दमन कर लेता है। जैसे कि हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं पर समूह की इच्छाएं हावी हो जाती हैं। व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं पर समूह की इच्छाएं हावी हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं का दमन करना पड़ता है और समूह की इच्छाओं के अनुसार उसको व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए उसमें बाध्यता और बाध्यता का गुण होता है। बाध्यता का तात्पर्य सामाजिक तथ्य व्यक्ति के नहीं होते हैं, पूरे समाज के होते हैं। हाँ, निर्माण समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक बार सामाजिक तथ्यों का निर्माण होने के पश्चात किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर पूरे समूह के हो जाते हैं। इसलिए बाध्यता का गुण होता है। बाध्यता से तात्पर्य समाज यानी कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। व्यक्ति उन सामाजिक तथ्यों के दबाव में आकर, प्रेशर में आकर अपनी इच्छाओं का दमन करता है और समाज जैसा चाहता है उस समाज के नियमों के अनुरूप अपना व्यवहार करने की कोशिश करता है। तो ये दो विशेषताएं सामाजिक तथ्यों की देखने को मिलती है, बाह्यता और बाध्यता। इसके अतिरिक्त सामाजिक तथ्यों के आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रकार बताए गए हैं, इवैल्यूएशन ने दो प्रकार के सामाजिक तथ्यों का उल्लेख किया है। एक सामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य, और दूसरे होते हैं व्यापकीय सामाजिक तथ्य। हमने सामाजिक तथ्यों के दो प्रकार का उल्लेख किया है। एक होते हैं सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरे होते हैं व्यापकीय सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्यों से तात्पर्य है वे तथ्य जो समाज की यथा स्थिति को बनाए रखते हैं। नॉर्मल सोशल फैक्ट। सामान्य सामाजिक तथ्य वे सामाजिक तथ्य हैं जो समाज की यथा स्थिति को बनाए रखते हैं, जिनमें व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की दर न्यूनतम होती है, कम से कम होती है।
कि सामान्य सामाजिक तथ्य का मतलब ऐसे सामाजिक तथ्य जो समाज की यथा स्थिति को बनाए रखते हैं, समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में, समाज की व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में योगदान देते हैं, ऐसे सामाजिक तथ्यों को सामान्य सामाजिक तथ्य कहा जाता है। और जहां पर सामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं वहां पर जो व्यक्तिगत सामाजिक तथ्य होते हैं वो न्यूनतम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये सामान्य सामाजिक तथ्य जो है ये समाज की वस्तु स्थिति को बनाए रखने में, समाज की व्यवस्था बनाए रखने में, समाज को संतुलित रूप से बनाए रखने में, या कि समाज सामान्य दर से चलता रहे, समाज की व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान प्रदान करते हैं, उनको लोग सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं। दुर्कहेम ने सामाजिक तत्वों का जो दूसरा प्रकार बताया वो है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स। यानी कि व्याधि का मतलब बीमारी से है, रोग से है, रुग्णता से। ठीक है, व्याधि का मतलब बीमारी है, रुग्णता है, रोग है। तो व्याधि के सामाजिक तथ्य मतलब ऐसे सामाजिक तथ्य जो समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने में, समाज के संतुलन को बिगाड़ने में, समाज की व्यवस्था खराब करने में अपना योगदान देते हैं, उनको वो व्याधि के सामाजिक तथ्य। व्याधि के सामाजिक तथ्य से तात्पर्य वे सामाजिक तथ्य, व्याधि से तात्पर्य बीमारी है, रोग है, रुग्णता है, और व्याधि के सामाजिक तथ्य से तात्पर्य वे सामाजिक तथ्य जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान ना देकर समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने में, समाज का संतुलन को खराब करने में अपना योगदान देते हैं, उनको लोग व्याधि के सामाजिक तथ्य कहते हैं। दुर्कहेम कहते हैं जहां पर व्याधि के सामाजिक तथ्य अधिक मात्रा में हो जाते हैं, दुर्कहेम का कहना है जहां पर व्याधि के सामाजिक तथ्य अधिक मात्रा में हो जाता है वो समाज में संतुलित रूप से नहीं रह पाता, उस समाज का संतुलन गड़बड़ा जाता है, उस समाज की व्यवस्था खराब हो जाती है और ऐसा समाज ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। ठीक है, तो व्याधि के सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? समाज की जो बीमारी होती है, जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में जो व्याधि लग जाती है तो उसका शरीर खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, बीमार हो जाता है और मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। यही बात समाज पर लागू होती है। दुर्कहेम का कहना है कि व्याधि के सामाजिक तथ्य का मतलब वे एक रोग है समाज का जो समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने में अपना योगदान देते हैं। जैसे हम कहें कि अपराध है, बाल अपराध है, वेश्यावृत्ति है या डकैती है या अन्य प्रकार के उस प्रकार के व्यवहार, जिस प्रकार के व्यवहारों की समाज अनुमति नहीं देता, उन प्रकार के व्यवहारों का जब बोलबाला हो जाता है तो उनको हम लोग व्याधि के सामाजिक तथ्य कहा। ठीक है, व्याधि के सामाजिक तथ्य का तात्पर्य वे सामाजिक तथ्य जो समाज की यथा स्थिति को बिगाड़ने में, समाज का संतुलन को खराब करने में, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने में अपना योगदान देते हैं। दुर्कहेम का कहना है कि जब व्याधि के सामाजिक तथ्य बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो समाज की व्यवस्था बिगड़ने लगती है, समाज का संतुलन खराब होने लगता है। और जब बहुत अधिक मात्रा में सामान्य सामाजिक तथ्यों की तुलना में व्याधि के सामाजिक तथ्य का अधिक बोलबाला हो जाता है, वो समाज असंतुलन के रूप से गुजरने लगता है, वो समाज पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये दो प्रकार के सामाजिक तथ्यों का जिक्र इमैनुअल दुर्कहेम ने सोशल फैक्ट के अंतर्गत किया है। इसके अलावा इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। ये तो हम स्पष्ट कर चुके हैं कि दुर्कहेम का यह मानना है कि समाज बड़ा है, व्यक्ति छोटा है, समाज के कारण व्यक्ति का अस्तित्व है, नहीं कि व्यक्ति के कारण समाज का अस्तित्व है। इसकी आलोचना की जहां तक बात करें, हम ये कह सकते हैं कि दुर्कहेम समाज को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करते हैं। ये तो जिस प्रकार से सभी समाजशास्त्रियों का, सभी समाजशास्त्र की विचारधारा रही है कि वो व्यक्ति और समाज के संबंधों को देखते हैं, उसी श्रेणी में दुर्कहेम भी है, वे भी व्यक्ति और समाज के संबंधों को देखते हैं। लेकिन इमैनुअल दुर्कहेम जो है वे व्यक्ति से ज्यादा समाज को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक सुसाइड में कहा, आत्महत्या में उन्होंने वर्णन किया है कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु की ओर अग्रसर नहीं होना चाहता, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को नष्ट नहीं करना चाहता, जीवन जीना चाहता है। दुर्कहेम का कहना है कि स्पष्ट कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवहार करता है तो वो स्वयं जिम्मेदार नहीं है, उसके विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए वह समाज जिम्मेदार है जिस समाज में वह रह रहा है। जैसा कि उन्होंने सुसाइड में कहा कि आत्महत्या के लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, आत्महत्या के लिए समाज जिम्मेदार है, क्योंकि समाज व्यक्ति के सामने इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर देता है, इस प्रकार का वातावरण तैयार कर देता है, इस प्रकार का पर्यावरण बना लेता है कि व्यक्ति यह सोचने लगता है कि अब इस जीवन से तो बेहतर मृत्यु है और वह अपने शरीर को नष्ट कर देता है, जिसको उन्होंने इमैनुअल दुर्कहेम ने आत्महत्या कहा था। तो स्पष्ट कहना है इमैनुअल दुर्कहेम का कि आत्महत्या के लिए व्यक्ति जिम्मेदार होकर समाज जिम्मेदार है। ठीक है, आलोचना में हम कह सकते हैं कि इमैनुअल दुर्कहेम समाज को व्यक्ति से बहुत अधिक ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। दुर्कहेम की मान्यता है कि सामाजिक तथ्य वस्तु के समान है
जो मानवीय अंतर क्रियाओं से परे हैं, जबकि यह संभव नहीं है कि कोई भी चीज सामाजिक होते हुए भी सामाजिक अंतर क्रियाओं या मनुष्य पर निर्भर नहीं। सभी चीजें मनुष्य पर निर्भर हैं, जबकि मनुष्य को कम और समाज को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। दूसरी उनकी आलोचना है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रणाली द्वारा संभव नहीं है। आलोचना में हम कह सकते हैं, क्योंकि दुर्खिम का यह कहना है कि प्रत्येक प्रकार के सामाजिक तथ्य अवलोकनीय है, निरीक्षणीय है, उनको देखा जा सकता है, उनका परीक्षण किया जा सकता है, उनका अवलोकन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सदैव संभव नहीं है, क्योंकि अनेक प्रकार की समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि दर्शनीय नहीं होती हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता। या जब समाज में कोई घटना घटित होती है तो उस घटना का अवलोकन करता है समाज वैज्ञानिक या शोधकर्ता वहां पर उपस्थित नहीं होता है। इसलिए प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रणाली द्वारा प्रत्येक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सके, ऐसा संभव नहीं है। उनका अध्ययन अन्य प्रयोगसिद्ध पद्धतियों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि आंखों से देखा हुआ भी झूठा हो सकता है, सामाजिक संबंधों का जो अनुमान है वो भी झूठा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि एक स्त्री और पुरुष साथ साथ खड़े हैं, तो उनके बारे में कोई भी अनुमान लगाया जा सकता है। वे आपस में पति पत्नी हो सकते हैं, वे आपस में भाई बहन हो सकते हैं, वे आपस में बाप बेटी हो सकते हैं, वे आपस में मित्र हो सकते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं कह सकते कि वो जो स्त्री पुरुष खड़े हैं वो पति पत्नी ही है, भाई बहन ही है, या उनमें अन्य किसी प्रकार का संबंध है। तो प्रत्येक घटना का अवलोकन किया जा सके, निरीक्षण किया जा सके, ऐसा संभव नहीं है। बार्न्स ने सामाजिक तत्वों की विशेषता बाध्यता की आलोचना की है। जो बार्न्स हैं, बार्न्स ने जो बाध्यता का उल्लेख किया है कि सामाजिक तत्वों में बाध्यता का गुण निहित होता है। तो उनका स्पष्ट कहना है कि व्यक्ति समाज के दबाव में आकर अपना व्यवहार करता है, अपने क्रियाएं करता है। तो बार्न्स इस उनकी सामाजिक तथ्य की विशेषता बाध्यता की आलोचना करते हैं कि जरूरी नहीं कि व्यक्ति अपने सभी प्रकार के व्यवहार सामाजिक तथ्यों के दबाव में आकर ही करे। व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यवहार अपनी इच्छा से भी करता है, अपनी मर्जी से भी करता है। बार्न्स का कहना है कि सामाजिक तथ्यों की विशेषता बाध्यता की आलोचना करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति बहुत से कार्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है, न कि किसी प्रकार की बाध्यता या दबाव के कारण। यानी कि सभी कार्य व्यक्ति दबाव में आकर करे ऐसा जरूर नहीं है, वो अपनी इच्छा से भी करता है, अपनी मर्जी से भी अनेक प्रकार के व्यवहार करता है। लेकिन फिर भी ये जो आलोचनाएं हो सकती है कुछ भी हो, लेकिन फिर भी इमैनुअल दुर्खिम का यह जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है, जो कि उन्होंने अपनी कृति समाजशास्त्री पद्धति के नियम द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया है, वो अवधारणा समाजशास्त्र को एक महान देन है, क्योंकि इसके पश्चात अनेक प्रकार के शोध भी हुए हैं, अनेक प्रकार के अध्ययन भी हुए हैं। हालांकि आलोचना प्रत्येक सिद्धांत की, प्रत्येक विचारधारा की होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में, वो बड़ी महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा के आधार पर ही सामाजिक एकता, श्रम विभाजन, धर्म, आत्महत्या, ज्ञान आदि सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण तथा व्याख्या उन्होंने की है। उनका जो ये जो धर्म की अवधारणा है, आत्महत्या की अवधारणा है, समाज में श्रम विभाजन की अवधारणा है, ये सभी अवधारणाएं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों पर आधारित है। तो कहने का तात्पर्य कितनी ही आलोचनाएं हो, इमैनुअल दुर्खिम के द्वारा ये जो अवधारणा दी गई है सामाजिक तथ्यों की अवधारणा, अनेक आलोचना के बावजूद भी समाजशास्त्र में अपना एक महत्व रखती है, जो कि बड़ा कारगर साबित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।